आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम हड़प्पा सभ्यता के दूसरे भाग को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम और हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न गतिविधियाँ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। वैसे तो एनसीईआरटी और जो बहुमान्य मत है वह 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग विद्वान इसका अलग अलग कालक्रम मानते हैं। यही कारण है कि इसके इतने सारे टाइम पीरियड हमको देखने पड़ रहे हैं। तो अब देखो, हम अलग अलग टाइम पीरियड देखते हैं। जैसे जो फादर एच हैरास नाम के हिस्टोरियन हैं, वो 6000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व मानते हैं। अगर हम इनकी बात मान लें तो आज से तकरीबन 8000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। यानी कि जो 6000 साल पहले है वे ईसा पूर्व से 6000 साल पहले क्या हुआ कि इंसानों ने एक टाइम से समय की शुरुआत मान ली। कुछ उदाहरण कहते हैं कि ईसा पूर्व के ईस्वी से, जो ईसा मसीह है उनके जन्म से ईस्वी की शुरुआत हो जाती है, सनों की शुरुआत हो जाती है, वर्ष की शुरुआत हो जाती है। फिर 1 से लेकर 100 तक जो सन होते हैं उन्हें फर्स्ट सेंचुरी कहते हैं। फिर 101 से लेकर 199 तक के जो सन होते हैं, 200 तक के, उन्हें दूसरी शताब्दी कहते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, जो 2000 वाले सन हैं। फिर आज से 75 साल बाद 2100 वाले सन आ जाएंगे, 2101, 2102, तो वो फिर वो 22वीं शताब्दी कहलाएगा। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि अभी चल रहा 2025, लेकिन हमें कभी ऐसे उत्खनन मिलते हैं, ऐसी जानकारी मिलती है कि हमें पता लगे कि भाई हमारे टाइम पीरियड से बाहर की जानकारी है। यानी जहाँ पर से हम समय की शुरुआत मान रहे हैं उससे पहले की ये जानकारी है। तो कितने पहले की जानकारी है? तो हम समय की शुरुआत मान रहे हैं फर्स्ट पहले सन से, ईसा पूर्व के जन्म से। तो उससे कितने पहले की जानकारी है? तो फादर एच हैरास कहते हैं कि उससे पहले 0 से 6000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब आपको पता करना है कि आज से टोटल कितने साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आप 6000 में वर्तमान में कितना सन चल रहा है, 2025, अब मोटा मोटा 2000 को जोड़ लीजिए, तो तकरीबन 8000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद थी, हड़प्पा सभ्यता मौजूद थी। जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम मानते हैं। जॉन मार्शल शुरुआत में इम्पोर्टेंट थे, क्यों? क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी करते हैं, तो उस समय ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये ही उसका कालक्रम पहली बार बताते हैं। मेसोपोटामिया के शासक सरगोन का अभिलेख, जो कि 2350 ईसा पूर्व में लिखा गया था, उसमें जो कालक्रम बताया गया है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया गया है। वही MS बत्स के अनुसार जो समय काल बताया गया है वह 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया गया है। वही एक विद्वान है व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। पिगट एक महत्वपूर्ण विद्वान है, क्योंकि पिगट आगे भी सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ खोज करते हैं और कुछ अपने फैक्ट्स देते हैं। तो इनके अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल था। DP अग्रवाल के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इस सभ्यता का काल था। फेयर सर्विस मानते हैं कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसका काल था। और कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि कोई वस्तु, आज हमने कोई वस्तु बनाई या फिर हम खुद हैं, अब कई साल बाद, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर हमारा शरीर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो कई साल बाद जब ये धीरे धीरे सड़ने लगेंगे तो इनमें से धीरे धीरे कार्बन निकलना शुरू होता है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो पता लगाते हैं कि ये कार्बन कितने साल पहले से निकल रहा है।
तो उससे पता चलता है कि ये चीज़ कितने साल पहले रही होगी। तो कार्बन डेटिंग से जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड मिले हैं और कुछ मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं और कुछ उनके पुरातत्व मिले हैं, उनके आधार पर पता लगता है कि उनकी संस्कृति 2350 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान रही होगी। और कार्बन 14 में एक बात भी ध्यान में रख लेना कि इसमें इतना पुख्ता नहीं पता चलता है कि भाई साहब 23 सितंबर 1950 को ये हुआ था तो हुआ था, उसमें ऐसा कंफर्म पता नहीं चलता। उसमें 100-200 साल ऊपर नीचे हो सकता है, 50-60 साल की तो छोड़ो, कहीं कहीं पर 100-200 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो एक मोटे मोटे तौर पर पता लगता है कि हाँ ये इस काल में या फिर इस सेंचुरी में ये घटना रही होगी। तो भारतीय इतिहास का जो दुर्भाग्य है वह सबसे बड़ा यही है कि हमारे इतिहास में हमें तिथियों का अभाव मिलता है और कई सारी तिथियां हम पुरातत्व के आधार पर पता लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो NCERT है, NCERT क्या मानता है? अब NCERT जो मानता है हमें भी वही मानना है, क्योंकि NCERT वही मानती है जो भारत सरकार मानती है, जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय मानता है। तो वह मानता है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। और जो बहुमान्य मत है, जो ज़्यादातर इतिहासकारों द्वारा माना जा चुका है, वह भी 2600 से 1800 ईसा पूर्व है। तो आप भी इस कार्यक्रम को ध्यान में रखिएगा, 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। हालांकि ऐसी जो विवादित तिथियां होती हैं वे अक्सर परीक्षाओं में पूछी नहीं जाती है, क्योंकि इनसे समस्याएं खड़ी होती है, इसलिए फिर भी जो बहुमान्य मत है उसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसके विकसित काल की बात करें कि अपने चरम विकास के काल पर कब थी, तो जो सभ्यता है वह अपने चरम विकास के काल पर थी 2200 से 2000 ईसा पूर्व के दौरान। पहली बार हम देखते हैं कि 1826 में चार्ल्स मिशन जब वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई होती है, रेलवे लाइन तो 1826 तक आई नहीं थी, 1853 में आई थी, तो यहाँ पर सॉरी 1826 में चार्ल्स मिशन पहली बार पंजाब क्षेत्र में एक सभ्यता के दबी होने का अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुमान लगाते हैं या ऊपरी तौर पर बातें करते हैं, इस काल में कोई खोजबीन नहीं होती है। फिर 1853-54 के दौरान कनिंघम ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पंजाब क्षेत्र में इस सभ्यता के दबी होने का अनुमान ये भी कहते हैं। हालांकि इस समय पर कोई नगर अस्तित्व में नहीं आया, और कहते हैं कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले, लेकिन उन्होंने जो अवशेष मिले उन ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए कर लिया। जॉन मार्शल के निर्देशन में पहली बार दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921-22 के दौरान हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा स्थल को खोजा जाता है, और यह सिंधु सभ्यता का पहली बार प्रकाश में यहाँ पर आती है। सिंधु सभ्यता चूँकि यह पहला नगर था और एक विशाल नगर था, इसलिए यहाँ पर गॉर्डन चाइल्ड पहली बार इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ पर गॉर्डन चाइल्ड ने अपना हाथ साफ कर लिया, खोजा यहाँ पर साहनी ने, और जो खोजवाने वाले हैं वो है मार्शल, लेकिन यहाँ पर फटाक से आके नाम देने वाले कौन है? गॉर्डन चाइल्ड है, इसलिए इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप की इस प्रथम नगरीय सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खोज में केवल उसके नगरीय चरणों की जानकारी मिलती है। यही कारण है कि इस सभ्यता के उद्भव व पतन के विषय में अस्पष्टता है, यानी कि हमें इस सभ्यता का सिर्फ वही टाइम पीरियड जानने को मिलता है जो सबसे बेहतर था। हमें ये जानने को नहीं मिलता कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, और हमें ये भी जानने को नहीं मिलता कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसलिए इसकी शुरुआत के विषय में भी हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोई बोल रहा है कि मेसोपोटामिया से आए, कोई कह रहा है कि इराक क्षेत्र से, ईरान क्षेत्र से आए हैं, कोई कह रहा है कि भाई भारतीय क्षेत्रों से ये पनपे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता छोटे स्तर से बड़े स्तर पर कैसे बनी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसे आप मुंबई की बात करो, मुंबई आज भारत की औद्योगिक राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। उसके इतिहास की बात करोगे तो पता लगेगा कि मुंबा देवी का एक मंदिर था, उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम मुंबई पड़ा, फिर बम्बई पड़ा,
फिर बॉम्बे पड़ा, फिर आज मुंबई हो गया। धीरे धीरे अंग्रेज आए, फिर शुरुआत में वह स्पेनियों के हाथ पे था जो पुर्तगाली थे, फिर उन्होंने विवाह के दौरान दहेज में इंग्लैंड के राजा को दे दिए। फिर इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उन्होंने उसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया, चूँकि वह एक बंदरगाह भी था, तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हुआ। आज के समय में जो बॉलीवुड है, हिंदी सिनेमा है, वो मुंबई से ऑपरेट होता है। आज के समय में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि कैसे गांव था, फिर गांव से बड़ा शहर बना, शहर से महानगर, और महानगर से आज एक बहुत सुपर पॉलिटिकल मेट्रो सिटी बन चुका है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। हमें जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि एक सभ्यता चल रही है भाई साहब, और वो बहुत तगड़े रूप में चल रही है, नगरीय सभ्यता है, सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये नगर कैसे बन गए, कैसे अचानक से नगर खड़े हो गए, इसकी जानकारी नहीं मिलती। साथ ही हमें ये भी पता नहीं चलता कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर पतन इसका हुआ तो हुआ कैसे। कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपस में लड़ मरकर जनपद काल की शुरुआत तो नहीं करते, ऐसा भी पता ही नहीं लगता। ये आखिर ख़त्म कैसे हुए, तो इस पर भी हम आगे जाकर माथापच्ची करेंगे कि कहीं बाढ़ से ये ख़त्म हो गया, जलवायु से, महामारी से, भूकंप से, किससे मरे। तो सब अपना अपना एक एक महामारी, एक एक समस्या को लेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इससे मरे। तो इसकी शुरुआत और इसके अंत की पुख्ता जानकारी किसी के पास अब तक नहीं मिली है। अब हमें जो मिलता है वह नगरीय जीवन मिलता है। तो अब हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की बात करते हैं। यहाँ पर नगर विकसित एवं व्यवस्थित अवस्था में थे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें जानकारी केवल और केवल इसके चरम विकास काल के दौरान की मिलती है। नगरों का आकार आयताकार व वर्गाकार था। ठीक है, ये नगरों की बात हो रही है, जबकि पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार हमें देखने को मिलता है वह हमें त्रिभुजाकार, एक त्रिभुज की तरह देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा केंद्र, सबसे उत्तरी केंद्र हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, मांडा। ठीक है, और जो दक्षिणी केंद्र है वो हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, दायमाबाद में। जो पूर्वी केंद्र है वह हमें आलमगीरपुर शायद है वो केंद्र जो हमें देखने को मिलता है। पश्चिम में बात करें तो हमें सुत कांगेडो जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें यह एक ट्रायंगल की तरह इसका पूरा शेप देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो नगर है उनका आकार हमें आयताकार, एक आयत की तरह, एक डब्बे की तरह या एक वर्ग की तरह देखने को मिलता है। और प्रॉपर उनमें कॉलोनीज़ की तरह घर बटे हुए हैं, प्रॉपर गलियाँ निकली हुई हैं, प्रॉपर बड़ी सड़कें गई हैं, पूरी तरह से पूरी व्यवस्थाएं आज की किसी अच्छे महानगर की तरह व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कि अगर आप सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की, तो आपको पता लगेगा कि ये कई मामलों में आज से भी बेहतर थे। वो कैसे, आगे पता लगेगा। पश्चिमी भाग के विशिष्ट वर्गों के निवास स्थान ऊंचे स्थल पर थे और कच्ची ईंटों से दुर्गीकृत थे। पश्चिम दिशा की ओर आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े भवन। या तो हो सकता है कि ये सामूहिक भवन रहे होंगे, या फिर गोदाम रहे होंगे, या फिर इनमें जो वर्चस्व प्राप्त व्यक्ति रहे होंगे उनके भवन रहे होंगे। लेकिन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के पुरोहित वर्ग या फिर किसी भी प्रकार के एक अमीर वर्ग का पता नहीं लगता है। हालांकि ये भवन अलग से निर्मित है और बड़े निर्मित है, तो इससे तो ये स्वाभाविक तौर पर सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं या तो ये बड़े भवन सामूहिक तौर पर रहे होंगे या फिर किसी विशेष वर्ग के लिए रहे होंगे, और इन्हें किलेबंद भी किया गया था इनकी सुरक्षा की दृष्टि से। पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच खाली स्थान भी मिलता है। नगर की इस प्रकार की संरचना से स्पष्ट होता है कि यहाँ आर्थिक और सामाजिक विभाजन रहा होगा। यानी पश्चिम दिशा की ओर हमें बड़े बड़े भवन देखने को मिलते हैं, फिर थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ा गया, फिर पूर्वी क्षेत्र में हमें छोटे छोटी बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। जो सड़कें थी वह चेस बोर्ड या ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड
होप पैटर्न के रूप में मिलती है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड क्षेत्र है, वहाँ पर सड़कें कुछ इसी तरह बटी हुई हैं। आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। आपने चेस कभी खेला होगा, तो चेस का जो बोर्ड होगा उसमें जो 64 खाने होते हैं ना, वो अलग अलग खाने आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बस्तियाँ बटी हुई थी, बिल्कुल डब्बे की तरह। बाकायदा रोड गई है, सड़क के किनारे नालियाँ हैं, प्रॉपर ढकी हुई हैं, और जगह जगह उनमें गर्त भी बनाए गए हैं, यानी कि नालियों में भी अंदर गड्ढे बनाए गए हैं सोखने के लिए। जैसे आज हम देखते हैं कि जो नगर निगम या नगर पालिकाएँ वगैरह है, वे सोख गड्ढों का निर्माण करवाते हैं ताकि जल का संरक्षण हो सके। तो आप सोचिए कितने यूनिक लोग रहे होंगे कि नालियों के आगे आगे इन्होंने, नालियों के बीच बीच में इन्होंने गड्ढे करवाए और उनमें पत्थर भर दिए। अब उनमें पानी भी सूख रहा है, साथ ही साथ जो ठोस कचरा है, चाहे वह कपड़ा हो या फिर कुछ भी प्रकार का ठोस ठोस सामग्री हो, वो वहाँ पर आकर रुक जा रही है और आसानी से एक सेंटर पर व्यक्ति उन्हें इकट्ठा कर दे रहा है। जबकि आज के समय हम देखते हैं कि पूरा व्यक्ति शुरू से लेकर आखिरी तक नाली को घसीटते रहता है। सड़कें समकोण काटती थी, ठीक है। मुख्य सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी थी और इनके समानांतर सहायक सड़कें 2.75 मीटर से 3.5 मीटर तक चौड़ी हमें देखने को मिलती हैं। तो जो मुख्य सड़कें थी वह थोड़ी बड़ी थी, और जो वह मुख्य सड़कें होती थी ना, वे घर के पीछे से गुजरती थी, घर के सामने से नहीं गुजरती थी। इसके दो कारण आप देख सकते हैं, या तो पॉल्यूशन या फिर सुरक्षा, ताकि बच्चे खेलते हुए मुख्य सड़क में ना जाएं। हालांकि उस टाइम पे कोई ट्रेन या फिर कोई कार आल तो नहीं थी जो उड़ा के चल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो बैलगाड़ियाँ होंगी या फिर अन्य वाहन होंगे, उनसे उन्हें नुकसान ना पहुँचे, इस तरह के उनके उद्देश्य रहे होंगे। तो उनका ये जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा यूनिक था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन कीजिए। आप अपने दिमाग में देखिए कि एक शहर है, ठीक है। एक शहर है जहाँ पर सभी एक जैसे घर बने हुए हैं, एक कॉलोनी की तरह। फिर आप देख रहे हैं कि उन घरों के सामने से छोटी छोटी गलियाँ निकली हुई हैं, और फिर उन घरों की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, वे सभी घरों के सामने से निकली हुई हैं। छोटी छोटी गलियों के साइड में प्रॉपर नालियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, जो पूरी तरह से ढकी हुई है, ताकि कहीं भी गंदगी ना हो, मच्छर मक्खियों से परेशानी ना हो। और उन गंदगियों के बीच में कहीं कहीं आपको होल टाइप में देखने को मिल रहे हैं, जो कि ढक्कनों से ढके हुए हैं, और उन होल में आपको गड्ढे मिल रहे हैं, और उन गड्ढों में जो पत्थर होते हैं जो नदियों में मिलते हैं, उन पत्थरों को भर दिया गया है, ताकि कोई भी ठोस उन गड्ढों से निकालकर बाहर फेंका जा सके ठोस कचरे को। साथ ही साथ वहाँ पर पानी सोखे और जल संरक्षण वहाँ पर हो। साथ ही साथ आपको जो मुख्य सड़कें हैं, वह घर के पीछे और से जाती हुई दिखाई दे रही है मुख्य सड़कें, जो कि 10 मीटर तक चौड़ी है, और वह भी इसी तरह की व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। साथ ही साथ मुख्य सड़कों में हमें कहीं कहीं पर जो मसाल जैसे खंभे देखने को मिल रहे हैं, ताकि रात के समय में वहाँ पर उजाला किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो समकोण काटती हुई सड़कें बड़ी वाली आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं उनके पास में थी। जो मकान थे वे सड़कों के किनारे थे, जिनका औसत आकार 30 वर्ग फीट तक होता था, यानी कि घर सामान्य रूप से थे। सड़कें कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो, जो कि इस सभ्यता का सबसे इंटरेस्टिंग नगर है, सबसे बड़ा नगर था एक समय तक। आज के समय में राखीगढ़ी को क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नगर कहा जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के आधार पर और आधुनिकता के आधार पर मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। और वहाँ पर एक अपवाद स्वरूप हमें पक्की ईंटों से बनी हुई सड़कें देखने को मिलती हैं। ये पक्की ईंटों की सड़कें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? अगर आपने कोई पुरानी फिल्म देखी होगी, जैसे गांधी, जो 1982 के आसपास की जो बेन किंग्सले वाली महात्मा गांधी की बायोग्राफी वाली मूवी थी वो, या फिर कोई पुरानी मूवी आपने देखी होगी, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, अगर सड़क दिखाएंगे तो पहले सड़कें जो होती थी वह ईंटों से बनाई जाती थी।
ना कि सीमेंट से बनाई जाती थी। ये तो बाद का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। पहले सड़कें ईंटों से बनाई जाती थी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गार्डन वगैरह में जो टाइल्स या फिर जो टाइल्स टाइप के जो पत्थर ईंट जैसे होते हैं उनसे बनाते हैं। मकानों का प्रवेश द्वार सड़क के विपरीत गली में खुलता था। संभवतः प्रदूषण व सुरक्षा या फिर निजता के लिए ऐसा किया जाता होगा, ताकि कोई उनकी लड़की को छेड़ने के लिए बार बार सड़क से न गुजर सके। अब गली से तो वही गुजरेगा जो उस गली में रहता हो या फिर किसी के घर आया हो, जबकि मेन रोड में तो कोई भी गुजर सकता है, या मैं तो धन्नो को देखने आया हूँ। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेन सड़क, मुख्य सड़क तो घर के पीछे से जा रही है। अब उसके लिए आपको पहले धन्नो को मनाना पड़ेगा, फिर धन्नो घर के पीछे आके हेलो करेगी, तब बात बनेगी। अब तो ये बहुत ज़्यादा उनका एक अच्छा सेंस आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुख्य सड़कों को घर के पीछे रखा, ताकि निजता, सुरक्षा और प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी बच सके। मकान पक्की ईंटों से बने थे और ये ईंटें मानकीकृत थी, जिनका अनुपात 4:2 हमें देखने को मिलता है। यानी कि घर प्रॉपर डिज़ाइन के रूप में बनाए जाते थे, और घरों में जो ईंटें इस्तेमाल होती थी वे बाकायदा पक्की ईंटें होती थी। अब पक्की ईंटें कैसे होती हैं? कच्ची ईंटों को, यानी कि मिट्टी को पहले ईंट का शेप देते हैं। तो हो सकता है कि इनके पास में ईंट के सांचे रहे होंगे, और मानकीकृत थी तो ज़रूर इनके पास ईंट के सांचे रहे होंगे, जिसमें लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर थी। फिर ये उन ईंटों को सुखाकर और आग के दम पर, लकड़ियों या फिर अलग अलग चीज़ों के दम पर उन ईंटों को जलाते थे, और फिर वो ईंटें जलने के बाद में पक जाती थी। जैसे हम देखते हैं कि जो मिट्टी की ईंट होती है वो लाल कलर की हमें देखने को मिलती है, तो पकने के बाद में उसका कलर वैसा हो जाता है। तो उन ईंटों से इनका घर बना होता था। मकान में 3-4 कमरे, आंगन, रसोई, स्नानागार, कुआं तथा ऊपर के तल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिलती हैं। यानी कि भाई साहब, ये 2-3 मंजिले घर भी बना लेते थे कई बार, और टेरेस का भी ये लुत्फ उठाते थे। मकान का फर्श कच्ची ईंटों का बना होता था। कालीबंगा के एक मकान में हमें पक्की ईंटों का फर्श देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर हमें अपवाद भी देखने को मिलता है। चूँकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण समय की हम चर्चा कर रहे हैं, जब उनकी समय का गोल्डन एरा चल रहा था, तो हमें सब चीज़ यहाँ पर अच्छी अच्छी ही देखने को मिलेंगी। मकानों में पत्थर का उपयोग बहुत कम होता था। चूँकि ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। धौलावीरा और सुरकोटड़ा के मकानों में अधिकांशतः हमें पत्थरों का उपयोग देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि ये 2 नगर अन्य नगरों की तुलना में पिछड़े रहे होंगे। मकानों में स्तंभों का प्रयोग हमें सीमित रूप में देखने को मिलता है। जो स्तंभ हमें मिले भी हैं, वो वर्गाकार या चतुर्भुजाकार हमें देखने को मिले हैं। कोई भी स्तंभ हमें गोल मटोल वृत्ताकार देखने को नहीं मिलता है। स्तंभ की बात करें तो बीम कॉलम, जो बीम कॉलम आज हम घर को खड़ा करते समय बनाते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित और उत्तम थी। आज भी हमें इनकी जो जल निकासी प्रणाली है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सड़क और मकानों के बीच जल निकासी हेतु एक बड़ा नाला होता था, जिससे मकानों से जल निकासी होती थी। छोटी नालियाँ जुड़ी हुई थी घरों से, और छोटी नालियाँ आगे जाकर जाती थी, नालों में मिल जाती थी। और नाले में छोटी छोटी नालों में क्या होते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढे होते थे, जिन्हें नरमोखे या मेन होल कहते थे। यहाँ पर गंदा पानी अपने साथ में जो ठोस अपशिष्ट कचरा होता था उसे लेकर आकर भरा जाता था। तो एक तो जल संरक्षण, यानी कि ज़मीन पानी सोखती थी, और दूसरा यहाँ पर से अपशिष्ट जो कचरा है उसे आसानी से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता था। तो इससे नाली को बहुत कम समय में आसानी से साफ़ कर लिया जाता था। और चूँकि नाली ढकी हुई थी, तो हमें बदबू या फिर मच्छर मक्खियों से भी उस समय के लोगों को बचाया जा सकता था। सामान्यतः हम देखते हैं कि नगर 2 भागों में बटा था, और उनके बीच एक खाली स्थान भी होता था,
जबकि लोथल और सुरकोथड़ा के नगर हमें एकल विभाजन वाले हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी बंटवारा देखने को नहीं मिलता है। धौलावीरा की बात करें तो हमें यहाँ पर त्रिस्तरीय विभाजन देखने को मिलता है तथा कालीबंगा में दोनों भागों का दुर्गीकरण करने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है वे समकालीन तो हैं, लेकिन हर जगह हमें थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि इनका कोई राजा आजा नहीं रहा होगा, कोई पुरोहित नहीं रहा होगा, ये सब अपने ही लोगों को चुनकर व्यवस्थाएं करते रहे होंगे। अब अगर कोई इनका राजा होता, कोई बड़ा साम्राज्य होता, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य जैसा, तो हमें पूरे क्षेत्र में एक सी व्यवस्थाएं देखने को मिलती। तो इससे ये भी पता चलता है कि इनकी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो पकड़ थी या फिर जो साम्राज्यवाद था वो पनपा नहीं था। ठीक है, अगर वो पनपा भी होता तो हमें बड़े बड़े महल देखने को मिलते, जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब इनकी लिपि की बात करते हैं, इनकी लेखन शैली की बात करते हैं। तो इनकी लेखन शैली की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। दोस्तों, हमें 400 से ज़्यादा चिन्ह मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन वे कोई शब्द नहीं है, वे चित्र हैं। हमें चित्र देखने को मिलते हैं जो कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखे हुए देखने को मिलते हैं। अब इन्होंने जो अपने अभिलेखों में या फिर जो पुरातत्व चीज़ें हमें मिली हैं उनमें हमें इनकी भाषाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि कोई शब्द होता तो कहीं से जोड़ जाड़ के समझ लेते, लेकिन अब चित्र है, चित्र के माध्यम से व्यक्ति कौन सी भाषा में क्या कह रहा है ये समझना भी मुश्किल है। इस लिपि का साक्ष्य पहली बार हमें 1853 में प्राप्त होता है और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ जाती है। इस लिपि से संबंधित लगभग 3000 अभिलेख हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख मोहरों, मिट्टी के बर्तनों, मृण मूर्तियों पर मिलते हैं। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। फादर एच हैरास और टी एस बरो ने इसे द्रविड़ लिपि कहा है। अब आप एक जगह लिख सकते हैं कि इनने ये कहा है, उनने वो कहा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जो कहीं भर से आके और अपनी टांग बीच में अड़ाते हैं, इनकी टांग तो टूटती नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग ज़रूर टूटने लगता है, क्योंकि हमें इन सबको याद रखना पड़ता है। रामचंद्रन और एस आर राव ने इसे संस्कृत लिपि कहा है। अब भाई साहब, अगर संस्कृत लिपि होती तो अब तक पढ़ी जा चुकी होती, द्रविड़ लिपि होती तो अब तक भी पढ़ी जा चुकी होती। थोड़ी बहुत समानता के दिख गई, इन्होंने उस लिपि को ही इनके साथ में कंपेयर कर दिया। अब जो हंटर महोदय है, लैंगटन महोदय है, उन्होंने इसे ब्राह्मी लिपि कहा। अब ब्राह्मी लिपि होती तो भी उसे पढ़ा जा सकता था। अब मजूमदार तो बहुत आगे निकल गए, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को गोमूत्री लिपि कह दिया। क्यों? क्योंकि यह चित्र में मिल रही है और बाएं से, चूँकि यह चित्र में मिल रही है और लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, यानी कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जा रही है, जैसे हम उर्दू को देखते हैं। क्योंकि इस लिपि में उर्दू तो ऐसा होती है कि पहले बाएं से लिखना शुरू करते हैं, दाएं की तरफ, मतलब दाएं से बाएं लिखते हैं, फिर से दाएं से बाएं लिखते हैं उर्दू को। अब ये थोड़ी उल्टी हो जा रही है। कैसी हो जा रही है? पहले सीधे हाथ तरफ से जो अपना उल्टा हाथ है उधर से लिखना शुरू करें, फिर उल्टे ही हाथ से लिखना, सीधे हाथ से ही लिखना उल्टे हाथ की तरफ शुरू कर दिए। तो इस तरह का यहाँ पर चिन्ह इनका बन जाता है। क्योंकि इस लिपि के अभिलेख में बहुत कम संख्या में अक्षरों का प्रयोग मिलता है। वर्तमान समय तक प्राप्त अभिलेखों में सबसे बड़े अभिलेख में हमें 17 अक्षरों का ही प्रयोग मिलता है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि। यह लिपि जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यहाँ पर इसे ध्यान में रखना। और इस प्रकार की जो लेखन शैली है इसे बाउस्ट्रोफेंडम लिपि वर्ग कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना कि यह लिपि किस तरह से लिखी जाती थी। यह लिखी जाती थी बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, इस तरह से यह लिखी जाती थी। पहले उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं,
फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से ये लिपि लिखी जाती थी। और इस तरह की लिपि वर्ग जो जिस कैटेगरी में आता है उसे बाउस्ट्रोफैंडम कैटेगरी कहा जाता है। कई बार इस कैटेगरी को भी पूछ लिया जाता है कि किस शैली में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि देखने को मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस लिपि में यू आकार का चिन्ह हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि में उसके उद्गम से पतन तक विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। लिपि का प्रयोग सीमित वर्ग द्वारा ही किया जाता था, यानी कि इससे अनुमान लगता है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। तो इस तरह से आप इस वर्ग को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो कश्मीर है ना, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसका उत्तरी क्षेत्र। इसका जो उत्तरी क्षेत्र है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका उत्तरी क्षेत्र हमें जम्मू क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर से इधर हमें इसका दक्षिणी क्षेत्र देखने को मिलता है, इधर आलमगीरपुर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में, ये एटा के पास में देखने को मिलता है। फिर हमें इसका दक्षिणी हिस्सा देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, इधर दायमाबाद क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अब चूंकि मैंने अचानक से देखा हूँ मैप को, तो मुझे खुद दायमाबाद नहीं दिख रहा है। अगली बार मैं टिक करके रखूँगा। ठीक है, दायमाबाद इधर ही कहीं था, मैंने देखा था उसे, नहीं दिख रहा दायमाबाद यहाँ पर जो दक्षिणी हिस्सा है। तो ऐसा यहाँ पर देखना, ऐसा जा रहा है, फिर ठीक है यहाँ पर से ऐसा जा रहा है, ऐसा, और फिर यहाँ पर से ऐसा जा रहा है। यहाँ पर से दिखाता हूँ, देखो ये दक्षिण से ऐसा गया, फिर यहाँ पर से जो दक्षिण है यहाँ पर से ऐसा गया, और फिर यहाँ पर से ऐसा गया। तो एक ट्रायंगल की तरह, भले ही आपको चित्र में न दिख पाए, लेकिन एक ट्रायंगल की तरह ये बन जाता है। इसका जो ये इधर साइड में आपको इसका दक्षिणी क्षेत्र देखने को मिलेगा, और इसके जो ज़्यादातर स्थल हैं हमें इसके ज़्यादातर स्थल इतने क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इतने क्षेत्र में क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल रही है। ये साहिवाल, यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो क्षेत्र देखने को मिलेगा, आपको सिंध में देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ये खैबर दर्रा यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जो सिकंदर होता है और जो महमूद गजनवी होता है वो इसी खैबर दर्रे के ज़रिए, काबुल होते हुए इसी खैबर दर्रे के ज़रिए भारत पर आक्रमण करते हैं। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर क्षेत्र इसके सिंधु घाटी सभ्यता के ही आसपास देखने को मिलते हैं। अब नदियों के किनारे कोई क्षेत्र क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर साधनों की उपलब्धता होती है, पानी होता है, तो वहाँ पर आसानी से खेती की जा सकती है। साथ ही साथ वहाँ पर पशुओं के लिए चारा मिल सकता है, वहाँ पर पशु का शिकार कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादातर सभ्यताओं का केंद्रण, आज भी हमें ज़्यादातर बड़े शहरों का केंद्रण नदियों या समुद्रों के किनारे ही देखने को मिलता है। और इसके कुछ क्षेत्र हमें इस राजस्थान क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं, जैसे जो धौलावीरा हो गया वो हमें देखने को मिलता है। और भी प्रमुख क्षेत्र हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान क्षेत्र में एक प्रमुख नदी बहती थी, सरस्वती नदी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। तो उसके किनारे भी महत्वपूर्ण नगर थे। तो चूंकि सरस्वती और सिंधु दो महत्वपूर्ण नदी थी, इसलिए इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो पहला नगर खोजा गया है हड़प्पा, उसके नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे नगर होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का प्रयास किया होगा। और आपसे बस इतना ही निवेदन है कि वीडियोस मैं अभी सिर्फ एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप अभी जून 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप NCERT पढ़कर या फिर जो रेफरेंस बुक होती हैं उन्हें पढ़कर आप अपनी तैयारियों को मजबूत करें। मेरी सलाह तो आपको यही है कि आप NCERT पढ़ो, इससे आपका बेस क्लियर होगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। बाद में जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये आपको हलवा लगने लगेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करिए,
क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने हैं। हालांकि अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत कम मात्रा में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। समय के साथ साथ इनकी संख्या बढ़ती जाएंगी। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। नेल्सन मंडेला कहते हैं, मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छिपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। इसलिए एक ऐसी लौ बनिए जिसे कोई बुझा ना पाए। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।